नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। शाम के 7 बजने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का शो। और सबसे पहले वो कहानियां जिन पर आज आपने वोटिंग की है। पहली कहानी, कॉकरोच का प्रेशर ऑन, निशाने पर कौन कौन। इस खबर को 18% लोग देखना चाहते हैं। देश भर में कॉकरोच जनता पार्टी इन दिनों प्रदर्शन कर रही है। अगली खबर, भाईपो का अब क्या होगा। भाईपो यानी भतीजा, बंगाल में वर्चस्व की जंग कब तक रहेगी। इस खबर को देखने के लिए 21% लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट दिया है। और अगली खबर जो थी वो राम मंदिर को लेकर है। चंदा और चोरी विवाद का पूरा सच क्या है। क्या भक्तों के चंदे के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। इस खबर में बहुत दिलचस्पी है। 27% लोगों ने इसके लिए वोट किया है। 7:28 पर डिटेल में अयोध्या का पूरा अपडेट आपको देते हैं। और जो खबर आज सबसे अधिक वोट पाकर नंबर 1 बनी है आपकी पसंद से, वो है टीएमसी का सुपड़ा साफ, कौन किसके साथ। इस खबर को देखने में 34% दर्शकों ने अपनी रुचि दिखाई है। और यही हमारी आज की बड़ी और लीड स्टोरी भी है। 1975 में अमिताभ बच्चन की एक सुपर डुपर फिल्म आई थी, दीवार। और दीवार का एक सुपर हिट डायलॉग है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है। इसे अगर टीएमसी के आज के हालात से जोड़ा जाए तो इसका जवाब है, आज ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत है। दिल्ली का वो बंगला भी आज छिन गया जिसमें टीएमसी का ऑफिस था। ममता बनर्जी के खिलाफ आज एक नई एफआईआर दर्ज हो गई। और इतना ही नहीं, ममता की पुरानी सरकार पर कोलकाता की एक एड एजेंसी को 635 करोड़ से अधिक रुपए का ठेका देने का एक नया आरोप लग गया है। यानी ममता बनर्जी पर चारों तरफ से आफत ही आफत है। टीएमसी में बगावत की उस दीवार का बहुत ही करीब से आज दीदार कराएंगे जिसमें बगावत का पूरा ब्लूप्रिंट चस्पा है। टीएमसी की बगावत की वो दीवार जो हर दिन और ऊंची होती चली जा रही है। ये हमारा सांसद लोग भी नाराज है, तो ये नाराजगी कहां तक जाएगा, अभी से कैसे बताऊं। आप लोग एनडीए ब्लॉक में जाएंगे और दूसरे विकल्प की तरफ विरोधी में ही रहेंगे? अभी तक तय नहीं हुआ। भरोसे की वो दीवार जो एक के बाद एक करके तृणमूल कांग्रेस के अंदर टूट रही है। ये क्या हो सकता है एक जमहूरियत में कि अभिषेक बनर्जी का ऑफिस क्वेश्चन भेजेगा और एमपी को वही क्वेश्चन जमा करना पड़ेगा, वही 0 आवर बोलना पड़ेगा। वो दीवार जिसे ममता बनर्जी ने पिछले 28 वर्षों में खड़ा किया था। ममता बनर्जी के साथ रहना है तो रहो, अलग साइन क्यों कर रहे हो। स्पीकर के पास क्यों जा रहे हो, अमित शाह के पास जाने के बाद क्यों कर रहे हो। टीएमसी की वो दीवार जो आज उनके अपने सांसदों और विधायकों के हाथों हिल रही है। विधायकगण जो डिसीजन लिए हैं उनका जो कारण है और सांसदगण जो डिसीजन ले रहे हैं, कारण तो अलग नहीं हो सकता है। उल्टा उनके लिए तो कारण और ज्यादा बड़ा है। वो लोग सांसद थे, तब भी वो लोग को मौका नहीं मिलता था ममता बनर्जी से बात करने का। ममता बनर्जी के वो सांसद जो 15 दिन पहले तक मां, माटी और मानुष का नारा लगाते थे, आज वही लोग दीवार के उस पार खड़े होकर कह रहे हैं, टीएमसी में हम नई दीवार खड़ी करेंगे, अलग ब्लॉक बनाएंगे। हम रियल टीएमसी का गुट बनाया और हमारा पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में एमपीस है और हमको ये मान्यता स्पीकर को देना हो। कभी टीएमसी में एक ही आवाज गूंजती थी और वो आवाज थी ममता बनर्जी की। आज तो वही बात सारे सांसद और सारे विधायक बोल रहे हैं कि पार्टी ने कभी भी किसी से कुछ पूछा नहीं है, एक तरफा था। इट वॉज अ वन वे स्ट्रीट कि हम जो बोल देंगे वही होने वाला है। लेकिन अब कई आवाजें हैं, कई सवाल है। सब कुछ के लिए अभिषेक को दोषी करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग ये सब बोल रहे हैं ये लोग अभिषेक का जय कहते थे पहले, 4 मई का पहले। कोई संगठन से नाराज है, कोई अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व से, कोई फैसलों से परेशान है तो कोई भविष्य को लेकर असहज दिखाई दे रहा है। आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि दीवारें घर को बांटती नहीं, घर के बंटने के बाद खड़ी होती है। आज टीएमसी में भी ऐसी ही दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी के पास अब सिर्फ 22 विधायक और 18 सांसद बचे हैं।
टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद थे, जिसमें से 20 सांसदों के बागी होने का दावा बागी गुट कर रहा है। यह दावा लोकसभा में टीएमसी के बागी गुट की अगुवाई करने वाली सांसद काकोली घोष दस्तीदार की तरफ से किया गया है। यह भी दावा किया गया कि टीएमसी के 20 सांसदों की तरफ से एक लेटर 18 मई को ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजा गया था और अलग गुट बनाने की मांग की गई थी। दावा है कि बागी गुट ने स्पीकर से सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की है। सूत्रों के मुताबिक बागी टीएमसी सांसद रविवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से दिल्ली में मिलने वाले भी हैं। वहीं बागी सांसद सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात करके अपनी बात को उनके सामने रख सकते हैं। आज अचानक 19 बागी सांसदों के सिग्नेचर्स सामने आ गए। ये अलग बात है कि किस चिट्ठी के नीचे ये दस्तखत किए गए हैं, वो चिट्ठी सामने नहीं आई है। खैर, आगे बढ़ने से पहले उन सिग्नेचर्स को जरा जान लेते हैं कौन कौन से सिग्नेचर्स आज पब्लिक डोमेन में आए हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये तमाम सिग्नेचर्स हैं जिन जो सांसदों के हैं। उन सिग्नेचर्स की कॉपी मैंने उनकी फोटो के साथ नीचे हमारी टीम ने लगा दी है ताकि आप आसानी से देख सकें। काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, माला रॉय, कालीपेड़ा सरेन, बापी हलदार, शर्मिला सरकार, सयोनी घोष, खलीउर रहमान, दीपक अधिकारी, जून मालिया, प्रसून बनर्जी, जगदीश बसुनिया जिनको अभी आप सुन रहे थे, अबू ताहिर खान, मिताली बाग, पार्थ भौमिक, इन्हीं का वो बंगला था जिसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको, यूसुफ पठान और असित कुमार बल। ये सिग्नेचर सबके नीचे अगर आप देखें फोटो के नीचे उनके सिग्नेचर्स हमने मैच कर दिए ताकि आप रिलेट कर सकें किसका सिग्नेचर, क्या नाम और कैसा वो व्यक्ति दिखता है। क्योंकि हर व्यक्ति को आप जानते हो और सांसद को आप जानते हो, ये ज़रूरी नहीं है, पर ये तस्वीर से बहुत चीज़ें साफ हो जाती है। इन सभी बागियों में टीएमसी सांसद सयानी घोष के नाम की हर तरफ चर्चा है। अब तो उनका दस्तखत भी सामने आ गया, अभी मैंने आपको दिखाया। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर को अलग से चिट्ठी लिखी है। टीएमसी के सीनियर सांसद सौगत राय ने सयानी को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आज आपको सुनना चाहिए। सयानी के साथ मेरा बात हुआ 4-5 दिन पहले। वो तो बोल रही थी कि वो पार्टी में ममता बनर्जी के साथ रहेगी। अभी तो सुन रहा हूँ कि वो साइन किया, अखबार में देखा कि वो दिल्ली से एक तो सनग्लास पहन के मुंह पे मास्क लगा के कलकत्ता पहुंचा, और क्या बोल सकता। तो दावा जो किया गया वो 20 लोगों के हस्ताक्षर का, 20 साइन सामने आने का है, लेकिन हमने आपको जो सिग्नेचर्स दिखाया अभी इस बड़ी वॉल पे वो 19 ही थे। यानी जो ताकतें इन दस्तखत को जारी कर रही हैं उनको अभी भी एक हस्ताक्षर और जारी करना बाकी है ताकि उनका दावा कि वो 20 का जो दावा कर रहे हैं कम से कम वो दावा तो सही साबित लगे। फिल्म दीवार के एक और सुपरहिट डायलॉग को अब याद करने का वक्त है। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। याद आया कुछ ऐसी डायलॉगबाजी इन दिनों टीएमसी में हो रही है। ममता गुट के नेताओं का यही कहना है कि जाओ पहले उस पूरे लेटर को दिखाओ जिसमें 19 बागी सांसदों के साइन होने का दावा किया गया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब इसे समझ लीजिए। टीएमसी के बागी सांसदों के जो सिग्नेचर सामने आए हैं उनमें साइन वाला हिस्सा तो दिखाई दे रहा है। इसमें कई सारे साइन एक पेज पर हैं, तो सयानी घोष और रचना बनर्जी के दस्तखत अलग पेज पर दिखाए गए हैं, यानी अलग से उनको टुकड़े में जारी किया गया एक स्लिप के तौर पर। तो क्या इन दोनों ने अलग अलग लेटर लोकसभा स्पीकर को भेजे? क्या ये सभी लेटर एक साथ एक चिट्ठी के नीचे सिग्नेचर करके नहीं लिखे गए? जो साइन वाला पेज है वो सामने क्यों नहीं आया? यानी पूरा एक चिट्ठी जो थी वो सामने क्यों नहीं आई? सांसदों की नंबरिंग को भी ओवरराइट किया गया है, ये भी बहुत दिलचस्प बात है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं बहुत डिटेल में। 1 नंबर से 6 नंबर तक जो टाइप किया हुआ था वो तो नंबर साफ साफ लिखा हुआ है, यानी 1 to 6 में दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद 7 और 8 का नंबर हाथ से लिखा गया, यानी जो 7 और 8 प्रिंट था उसको हाथ से काट कर स्पेलिंग पे लिखा गया। 9 नंबर से लेकर 18 नंबर तक सभी नंबर्स को ओवरराइट किया गया है, यानी एक नंबर नहीं है, उसको काट के उसके ऊपर कोई दूसरा नंबर लिखने की कोशिश की गई है। 7 को जैसे 9 बनाया गया है, 8 को 10 बनाया गया है, 10 को 12 बनाया गया है और 12 को 14 बनाया गया है। गौर से देखने पर पता चलता है कि साइन किए हुए कथित लेटर का जो हिस्सा सामने आया है उस पूरे चिट्ठी में 13 नंबर तो कहीं दिखता ही नहीं है। तो 13 नंबर का सिग्नेचर कहाँ गया? क्या कोई
वाली बात थी, अंधविश्वास वाली, कि 13 पे साइन नहीं करेगी और 13 नंबर नहीं होना चाहिए, या कुछ और माजरा है? 12 नंबर के बाद सीधे 14 नंबर का साइन क्यों इस जारी किए गए सिग्नेचर्स में दिखाई देता है? इस पर ममता गुट के टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं, उसको भी आपको सुनना चाहिए। आप देख लो तो पहले 8 अलग इंक में है, दूसरे 14 से 18 दूसरे इंक काले में है, उसमें भी 3 मुसलमान एक साथ में हैं। अब बीजेपी को उनकी भी ज़रूरत पड़ गई, वैसे गाली देते हैं, 2/3 चाहिए उनको। मिताली बाग का भी वही हाल किया इन्होंने, वो भी फर्स्ट टाइमर है बेचारी, गांव से आई, खेतों में रही हुई है, उसका भी भंगचूर, पूरा भंगचूर मतलब तोड़ फोड़ कर दिया। माला रॉय लेटेस्ट हैं जो परसों जिन्होंने साइन किया है, शाइनी अलग से करके गई, मिली नहीं लेकिन अलग से करके गई, रात को भूपेंद्र यादव से मिली परसों वो, उसके बाद वो कल चली गई है। तो यहाँ अलग अलग है और सारा ये निशिकांत दुबे के घर से हो रहा है, मुझे मालूम है, उसके घर में आदमी है मेरा। अब दावा किया जा रहा है कि 20वां नाम ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेता का इन सिग्नेचर्स की लिस्ट में हो सकता है। ऐसे में इस नाम का सामने आने में पूरी कहानी एक बड़ा क्लाइमेक्स लेकर सामने आ सकती है, एक नाटकीय मोड़ सामने आ सकता है। हमारे जो सूत्र हैं उनके मुताबिक वो नाम सुदीप बंदोपाध्याय जैसे टीएमसी के किसी सीनियर एमपी का हो सकता है, पुराना सीनियर। अब ये 20वां नाम बागियों के साथ रहेगा या फिर वो ममता के साथ चला गया है, तभी वो नाम जारी नहीं किया गया, ये वक्त आने पर पता चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बागी गुट में शामिल टीएमसी सांसद जगदीश सीआर वर्मा बसुनिया से भी जब 20वें नाम के बारे में पूछा गया, क्योंकि आज वो सबके सामने कैमरे के सामने आए, उनसे पूछा गया कि चिट्ठी तो 19 साइन दिख रहे हैं, 20वां नाम तो दिख नहीं रहा है, तब उन्होंने क्या साफ कहा, वो आप जब सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो कहा जा रहा है वो दिख नहीं रहा और जो दिखाया जा रहा है वो कहा नहीं जा रहा। देखिए जरा। कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि जो लिस्ट आई है उसमें एक नाम थोड़ा मेंशन क्लियर नहीं हो रहा है, 13 नंबर जो नाम उसमें जो लिस्ट में है, तो क्या ये इसमें 19 है या 20 है? 19 है। 19 है, टोटल 19 है। 19 है, 20 नहीं है? नहीं 20 नहीं है। अच्छा, और आगे आपने जो कहा जिस तरीके से आगे बढ़ने की संभावना है उस पर क्या कुछ से हो सकता है? कल जो कल्याण बनर्जी ने स्पीच दिया है ममता बनर्जी अभिषेक के विरोध में, हो सकता है वो भी आ जाएगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दीवारें कभी एक दिन में नहीं बनती, पहले दरार पड़ती है, फिर दूरी बढ़ती है और आखिर में एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिसे पार करना मुश्किल हो जाता है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के नाम पर टीएमसी में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। कल कल्याण बनर्जी ने सवाल किया तो आज कीर्ति आजाद ने दावा किया कि इस मामले को सुलझा लिया गया है, कल्याण बनर्जी मान गए हैं। लेकिन कल जिस शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता के साथ रहने का दावा किया था, उन्होंने भी आज अभिषेक बनर्जी को अपना नेता मानने से साफ इनकार कर दिया। दीवार सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं होती, दीवार विश्वास की होती है, दीवार वफादारी की होती है, और जब ऐसी दीवार टूटती है तो कितना भी मजबूत किला क्यों ना हो वो हिल ही जाता है, और जब किला हिलता है तो विरोधी पक्ष से तंज कसने का उसको मौका आसानी से मिल जाता है। जितना अपराध हुआ है उनके ज़माने में इन लोगों के द्वारा हुआ है, नीचे से ऊपर तो सब लोग लिखते हैं, उसकी इंक्वायरी चल रही है और जैसा तथ्य आएगा कार्रवाई होगा। जो तृणमूल का चोर डकायत जो इतना लुटेरा था, अपने को अपना प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ये सब चल रहा है, और कोई जो भी कोई मतलब पब्लिक का पैसा को लूटे है उन लोगों को तो शास्ति होगा, कानून उसको शास्ति देगा। टीएमसी का जर्जर किला अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लूट और तुष्टीकरण और कट मनी की राजनीति का अड्डा बनाया, उसके नेता अब जनता द्वारा सत्ता से हटाए जाने के बाद अपने ही पापों के भार से टूट रहे हैं। टीएमसी अब बन चुकी है टुकड़ों में कांग्रेस। ये एक पूरी तरह से इम्प्लोजन हो चुका है टीएमसी में, और दूसरों पर दोष डालने से बेहतर होगा कि टीएमसी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सच का सामना करें। तो टीएमसी में सिग्नेचर्स पर दस्तखत पर किचकिच चल रही है। अब टीएमसी की दूसरी सिग्नेचर कंट्रोवर्सी का अपडेट भी आपको दे देता हूं। कल
कोलकाता के सीआईडी दफ्तर में अभिषेक बनर्जी से करीब 5.5 घंटे तक फर्जी सिग्नेचर मामले में पूछताछ हुई थी। इस केस में अभिषेक से तीखे सवाल जवाब हुए, लेकिन बात खत्म नहीं हुई, उल्टा और आगे बढ़ गई। फर्जी सिग्नेचर मामले में उन्हें एक बार फिर से अब सीआईडी ने तलब कर लिया है। अब उन्हें 14 जून को दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए फिर से पेश होने का समन भेजा गया। इसके साथ ही आज सीआईडी की एक टीम एक बार फिर जांच के लिए अभिषेक बनर्जी के घर पर कोलकाता में पहुंच गई। आज ममता बनर्जी के खिलाफ भी कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। ममता बनर्जी पर मुसीबत और बढ़ गई है। ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में धरने के मंच से एक भाषण दिया था। वो धरना एसआईआर के खिलाफ था। आरोप है कि ममता बनर्जी ने उस वक्त मंच से ये कहा था, कोर्ट्स में, हम हैं इसीलिए आप सब सुरक्षित हैं, नहीं तो वे आपको 1 सेकंड में खत्म कर देते। 1 सेकंड में आपको खत्म कर देते। ममता बनर्जी के इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ बीएनएस की धाराओं 1961, 3512 और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस केस के दर्ज होने के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वहीं ममता बनर्जी को आज एक और झटका दिल्ली के एक बंगले के चलते मिला। नई दिल्ली के 20 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड वाले सरकारी बंगले में यहां से टीएमसी का दफ्तर चला करता था। आज उसको पूरी तरीके से खाली करना पड़ा, खाली कर दिया गया। जिस बंगले से टीएमसी की राजनीतिक रणनीति तय होती थी, जहां बैठकों का दौर चलता था, जहां से पार्टी दिल्ली में अपना सियासी संदेश देती थी, वहां पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल ये बंगला टीएमसी के सांसद पार्थ भौमिक के नाम पर आवंटित था, लेकिन अब दावा किया गया है कि पार्थ भौमिक तो बागी खेमे में उस 19 नामों में पार्थ भौमिक चले गए जो मैंने शुरू में आपको दिखाए थे। वो अब नए सरकारी आवास में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके बाद इस बंगले को आज खाली करना पड़ा और इसके साथ ही जो सामान टीएमसी के दफ्तर का यहाँ पे था वो बाहर निकालना पड़ा। तो ममता बनर्जी की तस्वीर, अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें, पोस्टर और तमाम साइन बोर्ड्स को यहाँ से हटा दिया गया है। वहीं कोलकाता में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर एक नया और बम फोड़ा है। आरोप लगाया है कि ममता के मुख्यमंत्री रहते जेनेसिस एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक एड एजेंसी को 635 करोड़ से भी अधिक पैसा ट्रांसफर किया गया। शुभेंदु ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए और जांच के लिए इसे ईडी को सौंपने की बात कही है, यानी एक और मुसीबत। यानी ममता बनर्जी के पास अगर आज कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ तनाव, समस्याएं और परेशानियां। आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दिल्ली की तपती सड़क, पुणे का यूनिवर्सिटी कैंपस और अब नवाबों के शहर लखनऊ का इको गार्डन। शहर बदल रहे हैं, तारीखें बदल रही हैं, लेकिन जो नहीं बदल रहा है वो है कॉकरोच जनता पार्टी का आक्रोश। लेकिन सवाल यह है कि जो प्रशासन कल तक छात्रों पर लाठियां भांजने के लिए बदनाम हो रहा था, वो आज प्रदर्शन के आगे परमिशन का रेड कारपेट बिछाए क्यों खड़ा है? इसी चक्रव्यूह को आज हम डिकोड करते हैं। जो शिक्षा मंत्री है देश के, धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना ही होगा और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। दुनिया से डायनासोर मिट गए, बड़े बड़े साम्राज्य धूल में मिल गए, लेकिन जो नहीं मरा वो है कॉकरोच। विज्ञान कहता है कि कॉकरोच का सर कट जाए तो भी वो हफ्तों जिंदा रह सकता है। परमाणु बम फट जाए तो भी इस कॉकरोच का कुछ भी नहीं होता। यानी वो हर विपरीत परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है और कभी भी हार नहीं मानता है। आज देश के युवाओं ने इसी कॉकरोच को सत्ता के खिलाफ आंदोलन का प्रतीक बना लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से शुरू हुआ ये जन सैलाब दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पुणे होते हुए आज लखनऊ पहुंच गया। लखनऊ के इको गार्डन में आज सुबह 10 बजे प्रदर्शन शुरू हुआ। अभिजीत दीप के दोपहर 1:30 बजे हाथ में संविधान की किताब लेकर इको गार्डन पहुंचे। दिल्ली और पुणे की तरह लखनऊ में भी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक अच्छी खासी तादाद में दिखाई दिए। इस प्रदर्शन में दीप के हाथ में संविधान की किताब लेकर प्रदर्शन स्थल पर आए थे। करीब 40 मिनट तक दीप के वहां पे रुके। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का फिर से इस्तीफा मांगा गया और फिर 20 जून को दिल्ली आने का आह्वान कर वो वहां से चले गए।
प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स, पीएससी और पुलिस के 1500 से ज्यादा जवान लखनऊ के इस मैदान पर तैनात किए गए थे। मैं यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने सारे टीचर्स हैं जो यहाँ आंदोलन करने आए, उनका साथ देने आया हूँ, उनका समर्थन करने आया हूँ। हमारी ये मांग है, सारे छात्रों की ये मांग है कि यूपी का जो लेखपाल एग्जाम है वो उसका फिर से री एग्जामिनेशन होना चाहिए और यूपीएससी एग्जाम में जो धांधली हुई है उसको भी ठीक करना चाहिए तुरंत। और इसके अलावा पूरे देश भर में हम देख रहे हैं ऐसा कोई एक एग्जाम बचा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। तो इसके चलते हम चाहते हैं जो शिक्षा मंत्री है देश के, धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना ही होगा और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस बीच आज एनटीए ने 21 जून को होने वाली री नेट की परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ाने का ऐलान किया। छात्रों के फीडबैक पर अब परीक्षा का समय 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ओएसएम विवाद पर पुनर्मूल्यांकन और वेरिफिकेशन पोर्टल को फिर से खोलने के लिए तुरंत निर्देश जारी करने से किया इनकार है। भारत युवाओं का देश है। 15 से 29 साल के करीब 35 से 36 करोड़ युवा देश में हैं। ऐसे में युवाओं की नाराजगी कोई मोल लेना नहीं चाहता है। लेकिन आज आंदोलन से बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े आंदोलन की इजाजत कैसे दे दी जा रही है। सरकारें आमतौर पर आंदोलनों को रोकने के लिए पूरा तंत्र लगा देती हैं। अभी तक हमने यही ट्रेंड देखा है। लाठियां चलती हैं, पानी की बौछारें की जाती हैं, धारा 144 तक का सहारा लिया जाता है, कर्फ्यू तक कई बार लगाया जाता है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली से लेकर पुणे और अब लखनऊ के इको गार्डन तक आसानी से परमिशन सरकारें दे रही हैं। कॉकरोच पार्टी तो सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। हर आंदोलन में उनके खिलाफ नारेबाजी होती है। इतना सब होने के बाद भी आसानी से अगले आंदोलन की परमिशन कैसे इन लोगों को मिल रही है? जानकारों के मुताबिक ये सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जब युवाओं का गुस्सा चरम पर हो तो प्रशासन अच्छी तरह जानता है कि अगर गुस्से को जबरन दबाया गया या परमिशन रोकी गई तो ये प्रेशर कुकर की तरह फटेगा। छात्र सड़कों पर उतरेंगे, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और आंदोलन की धार और तेज होगी। इससे अच्छा है कि छात्रों के गुस्से को विरोध प्रदर्शन की परमिशन देकर शांत कर दिया जाए। कॉकरोच जनता पार्टी हर बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात करती है। छात्रों को तिरंगे और संविधान के साथ प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को गुलाब के फूल देकर शांति का संदेश भी दिया है। ऐसे में प्रशासन के पास परमिशन न देने का कोई ठोस कानूनी आधार भी नहीं बचता है। अगर प्रदर्शनकारियों को रोका जाएगा तो ये नैरेटिव पूरी तरह सरकार के खिलाफ भी जा सकता है। क्या इस वजह से प्रदर्शन की इजाजत लगातार मिल रही है? अधिकतर सरकारें राजनीतिक दलों के आंदोलनों को सियासी फायदे नुकसान के चश्मे से देखती है और आंदोलन को कुचलने की कोशिश करती है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी जेन जी का आंदोलन है। ऐसे में आंदोलन के खिलाफ सख्ती से सरकार की युवा विरोधी छवि बन सकती है। इसीलिए सरकार परमिशन देकर इससे बचना चाहती है। ये भी हो सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी का कोई सियासी वजूद तो है नहीं। मुद्दे चाहे जो भी हों, लेकिन इतना जरूर है कि युवाओं को पार्टी ने अपनी ओर आकर्षित जरूर किया है। देश में करीब 22 करोड़ युवा मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 से 28 साल के बीच है, यानी कुल वोटर्स का करीब 22% हिस्सा, माफ करिएगा। ऐसे में कोई भी युवाओं को नाराज करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता। ये भी एक वजह हो सकती है कि अभिजीत दीपके को लगातार विरोध प्रदर्शन की सरकारें इजाजत देती जा रही है। तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा एक कॉन्फिडेंस भी है कि इनमें उतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। तो इसके दोनों कारण हो सकते हैं। राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं कि भाई किसी घटना को ऐसा ही स्वरूप नहीं दिया जाए या मौका नहीं दिया जाए कि वो फैल कर इतना बड़ा हो जाए। तो अच्छा है कि आप इन्हें परमिशन दे दो। तो वो जो प्रेशर कुकर होता है ना, जब प्रेशर कुकर की सीटी बच जाती है तो उसका हवा निकल जाती है। तो ये वही कोशिश है, अगर प्रेशर कुकर का उबाल नहीं निकलने दिया तो कुकर फट जाएगा। इसीलिए उसको निकलने दो, उसका प्रदर्शन करने दो। एक तरफ देश का युवा शिक्षा मंत्री के खिलाफ गुस्से में लाल पीला है, तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्रालय भारत की युवा प्रतिभा को ग्लोबल मंच पर उतारने की तैयारी कर रहा है। भारत इनोवेट्स 2026 के लिए 120 स्टार्टअप्स का चयन किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान नीस शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। जून 14 में भारत इनोवेट की फ्रांस की नीस में उद्घाटन होने जा रहा है। भारत की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के लोकप्रिय राष्ट्रपति आदरणीय मैक्रोन दोनों की गरिमामय उपस्थिति में भारत की नई पीढ़ी की इनोवेशन, नई पीढ़ी की बिजनेस प्रोपोजिशन, नई पीढ़ी की विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आविष्कार को, उद्भावन को वहाँ लोकार्पित किया जाएगा, वहाँ शोकेसिंग किया जाएगा। जब किसी चीज को दबाया जाता है वो उतनी ही ताकत से वापस आती है, जैसे कि स्प्रिंग के साथ होता है। आप दबाइए, धड़ाक से ऊपर आती है और उससे दुगनी ऊपर आ जाती है जितनी उसकी नॉर्मल हाइट होती है। फिजिक्स में इसे न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहते हैं। यहाँ ये भी नियम लागू होता है, आंदोलन को दबाकर सरकार कोई भी बवाल खड़ा करना नहीं चाहती है। याद कीजिए किसान आंदोलन को, जब अन्नदाताओं को दिल्ली में घुसने की परमिशन नहीं मिली, सड़कों पर कीलें ठोक दी गई और कटीले तार लगा दिए गए। नतीजा क्या हुआ था? न्यूटन का नियम लागू हुआ। दमन जितना बड़ा, आंदोलन उतना ही अजेय हो गया। दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा समय तक किसान डटे रहे। आखिरकार सरकार को घुटने टेकने पड़े और कानून को वापस लेना पड़ा था। एक और घटना याद कीजिए, पहलवान आंदोलन की। देश की बेटियां, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियंस को जब इंसाफ के लिए मार्च करने की परमिशन नहीं मिली, जब उन्होंने सड़कों पर घसीटा गया, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। परमिशन ना देने की उस एक जिद ने सरकार की साख पर वो दाग लगाया जिसे मिटाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो गया। थोड़ा और पीछे चलते हैं, साल 2011 का अन्ना आंदोलन याद करिए। सरकार ने अन्ना हजारे को अनशन की परमिशन पहले नहीं दी थी। उस वक्त की यूपीए सरकार, उन्हें उठाकर तिहाड़ जेल में डाला गया। सरकार ने सोचा कि आंदोलन दब जाएगा, लेकिन तिहाड़ की उस जेल ने पूरे देश को एक आंदोलन की आग में झोंक दिया। अन्ना की अगुवाई में दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐसा जनसैलाब उमड़ा जिसने यूपीए सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। और कौन भूल सकता है बाबा रामदेव का वो रामलीला मैदान वाला आंदोलन, जहां आधी रात को सोते हुए लोगों पर लाठियां बरसाई गई थी, परमिशन रद्द कर दी गई थी। लेकिन उस दमन का रिएक्शन क्या हुआ? आंदोलन और उग्र हो गया। देश की भावनाएं उबल पड़ी थी और तत्कालीन सत्ता यानी यूपीए की सत्ता के पतन की स्क्रिप्ट उसी रात लिख दी गई थी और 14 में आकर बुरी तरीके से मनमोहन सिंह सरकार वो चुनाव हार गई थी। इतिहास के इन्हीं पन्नों को आज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में पलटा जा रहा है। सरकार को पता है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि ऑफिशियल रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, जो चुनाव नहीं लड़ेगी, एक सोशल मीडिया का फिनोमिनन बना है, कॉकरोच जनता पार्टी को परमिशन अगर नहीं दी गई, अगर इन पर लाठियां भांजी गई, तो न्यूटन का तीसरा नियम इस सरकार के लिए भी भारी पड़ सकता है। इसीलिए परमिशन देकर गुस्से को शांत रखने की रणनीति अपनाई जा रही है। हिंदी के शायर दुष्यंत कुमार लिख कर गए हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। क्या कॉकरोच जनता पार्टी की कोशिश से तस्वीर बदलेगी? क्या वाकई इस आंदोलन से देश के परीक्षा तंत्र और युवाओं के भविष्य की सूरत बदलेगी? पेपर लीक का मामला हो, नीट या सीयूईटी में धांधली का मामला हो, या फिर रोजगार का संकट, हर बार व्यवस्था ने इन छात्रों के सपनों को कुचलने की कोशिश की है। लेकिन इस बार मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि प्रशासन चाहे कितनी भी कड़ाई कर ले, युवा टूटने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, कॉकरोच पीछे हटने वाले नहीं है। और कॉकरोच मतलब देश का युवा। लखनऊ के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी का अगला विरोध प्रदर्शन कल अमृतसर में कॉल किया गया है। इसीलिए अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके लोगों से क्या कहा है, सुन लीजिए। साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। सो वीरो, कल 13 जून शाम 4 बजे मैं पंजाब अमृतसर आ रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यूथ है, वो कल सभी मुझे शाम को 4 बजे अमृतसर गेट पर मिलिए। कल हम सभी एक साथ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है अगर हम सब एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो नीट और सीबीएसई के बच्चों को न्याय ज़रूर मिलेगा। तो आइए कल सब एक साथ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। कल अमृतसर में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है। आगे के प्लान भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। कहां कहां कब कब आंदोलन किया जाएगा, अब आपको वो बता देता हूं। क्या प्लान है कॉकरोच जनता पार्टी का? अगले कुछ दिनों का प्लान देख लीजिए। पुणे हो गया, लखनऊ हो गया, अब अमृतसर है, फिर हैदराबाद है। अमृतसर 13 तारीख को, 14 तारीख को हैदराबाद, 14 को बेंगलोर में भी एक और है, 15 को जयपुर में और 20 को दिल्ली में जंतर मंतर पर
फिर से मिलने का ऐलान किया गया। टाइमिंग्स भी लिखे गए हैं और इनके पेज पर आप जाएंगे तो जहां पे जिस शहर के जिस इलाके में ये प्रोटेस्ट होने वाले हैं उसकी जानकारी भी कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पर आसानी से मिल जा रही है। और अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। अयोध्या, वो पवित्र नगरी जिसके कण कण में प्रभु श्री राम बसते हैं, देश का वो राम मंदिर जो सिर्फ ईंट और पत्थर की कोई इमारत नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था, उनके त्याग और 500 सालों के संघर्ष का प्रतीक है। जब एक राम भक्त अपने खून पसीने की कमाई का कोई हिस्सा रामलला के दान पात्र में डालता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं होता, वो उसका समर्पण होता है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या हो जब उसी श्रद्धा के खजाने पर कुछ लोगों की बुरी नजर पड़ जाए। प्रभु श्री राम की इस पावन नगरी से जो खबर निकलकर लगातार पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही है उसने देश दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों को मानो बेचैन करके रख दिया है। आरोप गंभीर है, राम मंदिर के दान पात्र से करोड़ों रुपए गायब होने का आरोप। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े शीर्ष संत से लेकर मंदिर की लेखा जोखा टीम का हिस्सा रहे लोग अब ट्रस्ट की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर ये कैसा चक्रव्यूह है जिसमें भगवान राम के चंदे को उलझा दिया है? क्या आस्था के नाम पर कोई बहुत बड़ा खेल इन दिनों चल रहा है? अयोध्या में इन दिनों सब कुछ सामान्य नहीं है। राम मंदिर के दान पात्रों से बड़ी रकम के गड़बड़ी के आरोपों ने उस आग को हवा दे दी है जो शायद अंदर ही अंदर काफी समय से सुलग रही थी। इस बार हमला किसी राजनीतिक विरोधी ने नहीं बल्कि उन संतों ने किया है जिनका जीवन राम काज के लिए समर्पित रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास काफी गुस्से में हैं। पहले आपको महंत कमल नयन दास का बयान सुनाते हैं जो इन दिनों पूरे देश के राम भक्तों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, पहले साइकिल पे चला करते थे। महंत कमल नयन दास के इस बयान ने ट्रस्ट के अंदर बचे घमासान की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने जांच करने वालों की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन संतों का आक्रोश यही नहीं थमा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तो बिना किसी लाग लपेट के सीधे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर ही सबसे बड़ा हमला बोला। संत के आरोपों का ये बवंडर अचानक नहीं उठा है। इस पूरे हंगामे की जड़ में एक ऐसा शख्स भी है जो कभी उसी सिस्टम का हिस्सा था, जो राम मंदिर का खजाना संभालता था। वो शख्स जिसने दावा किया है कि मंदिर में चढ़ावा गायब होना कोई गलती नहीं बल्कि एक हर रोज का ये रूटीन बन गया है। राम मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी यानी अकाउंट इंजीनियर अकाउंट इंचार्ज महिपाल सिंह का दावा इतना खौफनाक है कि इसे सुनने के बाद कोई भी भक्त दान पेटी में पैसे डालने से पहले 100 बार सोचेगा। महिपाल सिंह सीधा आरोप लगाते हैं कि मंदिर में चोरी कोई नई बात नहीं थी, चोरी रोजाना होती थी। महिपाल सिंह का दावा है कि उन्होंने खुद ये चोरी पकड़ी थी। इसकी शिकायत मंदिर ट्रस्ट के टॉप लेवल से की थी। अगले दिन उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। और इतना ही नहीं, महिपाल सिंह का आरोप तो यह भी है कि मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की 8 महीने पुरानी फुटेज डिलीट करवा दी गई है, मिटा दी गई है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा पेच सामने आया है। महिपाल सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर खुलेआम राम मंदिर के चंदे में चोरी और घपले का दावा कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर उनकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, अगर वो सिर्फ कोरी अफवाह फैला रहे हैं महिपाल सिंह, तो फिर अयोध्या का प्रशासन क्या कर रहा है? यूपी की पुलिस क्या कर रही है? महिपाल सिंह से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? महिपाल सिंह अगर गलत बयानी कर रहे हैं तो वो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आखिर प्रशासन खामोश क्यों है? आस्था के नाम पर इतना बड़ा झूठ फैलाने वाले शख्स पर पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई करने से क्यों रुकी हुई है? इतनी बड़ी धनराशि के गबन के आरोपों के बावजूद हैरानी की बात यह कि ट्रस्ट ने अब तक इस मामले में कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई है। ट्रस्ट के कर्ता धर्ता चंपत राय ने बस एक लाइन में जवाब दिया, ऑडिट चल रहा है और ऑडिट में कोई उल्लेखनीय बात नहीं आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है
कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। राम भक्त, संत समाज, सब में गुस्सा आपने अब तक समझा और देख लिया। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली एंट्री हुई है बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की। अपने बेबाक और दबंग अंदाज के लिए मशहूर ब्रजभूषण सिंह इस मामले पर उनका जो रुख है वो किसी गड़बड़ी की ओर ही इशारा कर रहा है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ अपने इस बयान के जरिए कह गए, वो सच बोलेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। ये बीजेपी के वो बड़े नेता हैं जो अपनी बेबाकी और दबंगई के लिए जाने जाते हैं, डरते नहीं हैं, खुलकर अपनी बात करते हैं, भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। वो खुलकर बोलने से डर रहे हैं। तो अब आप प्रभु राम के चंदे में गड़बड़ झाले की गहराई का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। फैजाबाद से ही बीजेपी के 3 बार सांसद रहे और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार भी उन नेताओं की फेहरिस्त में शामिल हो गए जो अयोध्या की इस बदनामी पर परेशान हैं। प्रभु श्री राम की नगरी पहुंचने पर कटियार अब मांग कर रहे हैं कि चंदा कलेक्शन के पूरे मामले में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब मुद्दा इतना बड़ा हो, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हो और सत्ता पक्ष के नेता को बोलने से डर लग रहा हो, तो विपक्ष भला चुप क्यों और कैसे बैठता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए ऐसे 11 सवाल दागे हैं जिसने मंदिर ट्रस्ट के बहाने सीधे योगी की सरकार को, यूपी की सरकार की मशीनरी के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है, चढ़ावे में चोरी का पाप करने वालों को कौन बचा रहा है, इस अपराध के तार किन लोगों से जुड़े हैं, इस घपले का सरगना कहां छिपा बैठा है, पैसे गिनने के संवेदनशील काम में निजी कंपनियों का खेल किसने खेला है, सीसीटीवी का प्रमाण सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है। चुनावी साल में अखिलेश यादव का राम मंदिर में चंदे में गड़बड़ी के नाम पर बीजेपी पर हमला करना समझ में आ सकता है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो कि बहुत करीब से बीजेपी के साथ जुड़ी रही राम मंदिर आंदोलन में, वो शिवसेना भी अब सवाल उठा रही है। आपको याद होगा, नवंबर 2018 में उद्धव ठाकरे ने अस्थायी तंबू में रखे रामलला के दर्शन किए थे अयोध्या जाकर, और इसके बाद उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को चांदी की ईंट भेंट की थी। और आज जब उसी राम मंदिर के दान पात्र में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की बात सामने आई है, तो पार्टी सीधे इसे लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है। जिसने राम को लाया उसको हम लाएंगे, लाया, लेकिन राम के घर में चोरी हो गई आपके राज में। यूपी में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, लेकिन राम अयोध्या में सुरक्षित नहीं। आप बार बार हवा फैलाते हैं कि टेररिस्ट आएंगे राम के ऊपर हमला करने के लिए, और लोगों को घबराते हो आप। राम के चढ़ावे के 5 करोड़ रुपए अगर चोरी होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आपकी सरकार है, यूपी की भी और केंद्र की भी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पूरे विवाद पर कह रहे हैं कि ऑडिट में अब तक कुछ नहीं मिला है। क्या करोड़ों राम भक्तों की असीम आस्था को शांत करने के लिए महज ये एक लाइन उनकी काफी है? जब राम मंदिर के ही पूर्व कर्मचारी चोरी का पर्दाफाश कर रहे हों, जब राम मंदिर आंदोलन से जुड़े शीर्ष संत कह रहे हों कि साइकिल वाले रातों रात बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे हैं, जब सत्ता पक्ष का एक कद्दावर नेता बड़े लोगों का नाम लेने से डर रहा हो, कांप रहा हो, तब ये कहना कि सब कुछ ठीक है आंखों पर पट्टी बांधने जैसा लगता है। राम मंदिर हम सबका है। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये भारत के सनातन स्वाभिमान का शिखर है। यहाँ चढ़ाया गया एक एक रुपया श्रद्धालुओं की अमानत है। अगर इस अमानत में एक पैसे की भी हेराफेरी होती है तो ये उस राम के नाम के साथ धोखा है जिन्होंने जीवन भर मर्यादाओं का पालन किया। अगर सीसीटीवी फुटेज वाकई डिलीट हुए हैं तो किसने किए? पैसे गिनने वाली प्राइवेट कंपनियों की जवाबदेही क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन है जिसे बचाने के लिए पूरा सिस्टम एक हो गया है? मेरा ट्रस्ट से, अयोध्या प्रशासन से और सरकारों से यही कहना है, यही अपील है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। करोड़ों राम भक्तों का यह अधिकार है कि उन्हें इस पूरे खेल का सच पता चले, फिर चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की। टीएमसी के विवाद पर अरुण पांडे साहब का पोस्ट है, पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही ममता दीदी के साथ सियासी खेला हो गया। टीएमसी में लगातार चल रही टूट के बाद अब अगर सिर्फ अलग पार्टी बना रहे हैं तो तब तो ठीक है, लेकिन बीजेपी से मिल रहे हैं तो टीएमसी का सूपड़ा साफ समझो। अगला पब्लिक व्यू राम मंदिर की इस चोरी वाली स्टोरी पर है, अविनाश पांडे साहब का।
जब आस्था पर उठता है सवाल तब अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। राम मंदिर के चंदे पर जांच होगी, तभी आरोप की राजनीति खत्म हो पाएगी। तो आज मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। कल मुलाकात होगी।